Hello friends, welcome to the channel Day-to-Day Update by Dr. Ankita Singh Chakotia. Today we are going to discuss about economics with an example that is given in the NCERT book of Standard 9, Economics. So let's start. What is economics first? Economics is nothing. हम आम जिंदगी में भी कर रहे होते हैं, बचपन से लेके अपने बुढ़ापे तक इकोनॉमिक्स ही कर रहे होते हैं. मतलब क्या? इट्स सिंपली आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हर कोई यूज करता है, एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज नॉट लिमिटेड अप टू मशीनरी एंड सर्विसेज का मतलब ये नहीं कोई नौकर आपके लिए कुछ काम करे. इट्स नॉट लाइक दैट. आपके घर से ही शुरुआत होती है प्रोडक्ट्स की. इन द सेंस, मान लीजिए आपके घर में आप बड़े टेस्टी से कुकीज आए हैं, ठीक है, और वो कुकीज एक रिसोर्स है, रिसोर्स फॉर मंचिंग का मन होता है ना, कुछ ना कुछ खाते हैं. तो अगर आपके सिबलिंग ने, आपने आज के दिन 2 खाया, आपके सिबलिंग ने आपके एब्सेंस में सारे के सारे खत्म कर दिए, ठीक है, तो वो रिसोर्स ऑफ मंचिंग खत्म हो गया. आप स्कूल से आते हैं, आप देखते हैं कि है ही नहीं बॉक्स में, फिर क्या करोगे? गुस्सा तो आएगा. बट इन दैट कंडीशन ऑफ स्कैरसिटी ऑफ दोज कुकीज क्या करोगे? थोड़ा गुस्सा करोगे, पहले देखोगे भाई बहन को, और उसके बाद क्या करोगे? नमकीन निकाल के खा लोगे या फिर एडजस्ट कर लोगे एनी हाउ. सो दिस इज हाउ डू द पीपल डील विद दिस स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज. सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल है, बड़े से बड़े चीजों पे भी हम यही सब कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे ना इस बुक में एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल एक स्टोरी फॉर्म में समझाने की कोशिश की है, और इस चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज. तो शुरू करते हैं. यहाँ पे मैंने एक विलेज की इमेज बनाई है. पालमपुर गांव है जहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है आबादी अच्छी खासी है, कई जगह घर हैं, वेल डेवलप्ड गांव दिख रहा है. ये बिजली की तारें हैं, ठीक है, बनाने की कोशिश की है, मे भी अच्छी ना बनी हो. तो बिजली की तारें, दैट मीन्स बिजली पर्याप्त है, बिजली की कोई समस्या नहीं है. सड़कें भी बढ़िया बनी हुई है, कोई टूटा फूटा नहीं है, ठीक है. खेत भी दिख रहे हैं कि बढ़िया खेत, मतलब हर घर के पास खेत है, दैट मीन्स फार्मिंग तो बढ़िया हो रही है. साथ ही साथ एक और अच्छी चीज हमें जो दिख रही है वो ट्यूबवेल की वाटर भी एडिक्वेट अमाउंट में है फॉर इरिगेशन. दैट्स व्हाई फार्मिंग हो रही है ना, क्योंकि फार्मिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए होते हैं? लैंड, ऑफ कोर्स, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. सेकेंड वाटर, इरिगेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी. वाटर जो ट्यूबवेल वगैरह रन किस पे होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे होते हैं. तो वो सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना इस गांव में पर्याप्त है. दैट मीन्स पालमपुर में ना फार्मिंग की कोई कंडीशन ऐसी नहीं होगी कि जो हर्डल क्रिएट करे फार्मिंग में, ठीक है. वेरी गुड. अब क्या हो रहा है पालमपुर में वो बात करते हैं, ठीक है. पालमपुर में ना मिली जुली वो है जनसंख्या. कुछ एक है वेरी रिच पीपल, कुछ एक है जो मिडिल है, और बाकी लेबर क्लास भी है. लेबर क्लास थोड़ी ज्यादा है, रिच पीपल थोड़े कम है. तो लेकिन सबका ना, सारे लोगों का एक मोटो है. 75% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस विलेज एक्चुअली इन्वॉल्व इन फार्मिंग, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इनडायरेक्टली कैसे होंगे? जो रिच वाला तबका होगा ना, रिच वाला, वो खुद नहीं कर रहे होंगे, वो दूसरों को हायर करके आओ भाई हम तुम्हें पैसा देंगे या वेजेस देंगे इन द सेंस ऑफ कैश या क्रॉप जो प्रोडक्शन होगा, और आप हमारे खेतों में काम कीजिए. मिडिल मैन बेचारा होता है कि हमें कोई ऐसे आवश्यकता नहीं, हम खुद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. जो लेबर फार्मर्स होते हैं ना, जो वर्कर होते हैं, उनको अनफॉर्चुनेटली दूसरों के यहाँ जाके काम करना पड़ता है क्योंकि उनके पास खुद का नहीं है. उनको फिर पैसा मिलता है, इधर वेजेस जो मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश मिलता है या फिर अनाज के तौर पे मिलता है, ठीक है. तो ये मिली जुली पॉपुलेशन है इन दिस विलेज जो कि क्या कर रही है? फार्मिंग कर रही है. नाउ फार्मिंग का एक पैटर्न है इन लोगों का. इस गांव में एक फार्मिंग का पैटर्न है. पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि ये लोग ना लैंड को खाली नहीं छोड़ते. पूरे साल अपना धरती पे हल जोतते रहते. हल तो नहीं, अब तो काफी एडवांस है क्योंकि मशीन्स हैं इनके पास जोतने के लिए, प्लाउइंग के लिए. दे यूज ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टिंग के लिए. साथ ही साथ और भी नई चीजें ये यूज करते. तो ये पूरे साल ना लैंड से अपना खाना लेते रहते हैं. खारिफ राबी एंड इनफैक्ट मल्टी क्रॉपिंग भी यूज करते हैं. मल्टी क्रॉपिंग क्या? कि एट द सेम टाइम ऑन द सेम लैंड आप अलग अलग तरीके क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं.
ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल मल्टी क्रॉपिंग. दिस इज एक्चुअली एन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे फॉर एनहांसमेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, है ना. ज्यादा, क्योंकि एटलीस्ट अगर एक फसल नुकसान हो जाता है फॉर एनी पेस्ट की वजह से या गाय खा गई, तो एटलीस्ट दूसरी फसल तो है जो हमें पैदावार दे पाएगी. तो एक तरीका है, स्मार्ट तरीका है मल्टी क्रॉपिंग. ठीक है, तो लैंड कभी भी ये लोग खाली नहीं छोड़ते हैं. कोई बात नहीं, जरूरत है भाई, नीड ऑफ आवर है. बट अभी तक क्या था, अप टू 1960 ना, टिल 1960 एक यही पैटर्न चला आ रहा था कि हाँ मल्टी क्रॉपिंग कर रहे थे एंड ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहे थे कि हल यूज कर, बुलक कार्ट यूज कर रहे थे, जो मतलब कि हल यूज कर रहे थे प्लाउइंग के लिए, एंड नॉर्मल सीड्स यूज कर रहे थे, गोबर को यूज कर रहे थे एज मैन्योर. तो कुल मिलाकर ट्रेडिशनल जो चली आ रही वो चीजें आ रही थी. बट 1960s के लेट 1960s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया इन नॉर्थ इंडिया, पंजाब, हरियाणा एंड सम रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, तब क्या हुआ, सारे फार्मर्स को ना, सबको, पालमपुर के जो बेचारे किसान भाई थे, उनको भी ये आया कि यार क्यों ना इनकी टेक्निक को यूज किया जाए. एंड दैट टेक्निक इज नथिंग, इट इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड. अब इस मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में क्या क्या थे, देखिए. मॉडर्न फार्मिंग मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट था हाई यील्ड वैरायटी सीड्स. दैट मीन्स थोड़े से दे आर मॉडिफाइड एट देयर बायोलॉजी लेवल पे, थोड़ा मॉडिफाइड थे, जिससे क्या हुआ था, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, दाना पतलू की जगह मोटा आने लगा, ज्यादा आने लगा, सेम प्लांट पे थोड़ा ज्यादा आने लगा. साथ ही साथ उन्होंने कुछ केमिकल्स यूज करे फॉर द लैंड, रादर देन यूजिंग द ट्रेडिशनल मैन्योर जो गोबर यूज कर रहे थे, एज उसकी जगह कुछ केमिकल्स डाले, जिससे कि प्रोडक्टिविटी एकदम राइज हुई. फर्टिलाइजर्स यूज किए, फर्टिलाइजर अगेन द केमिकल इंडस्ट्रीज में बनते हैं. ट्रैक्टर्स यूज किए फॉर प्लाउइंग, थ्रेशर यूज किए हार्वेस्टिंग. अब दिनों दिन नहीं लगते थे जोतने में और काटने में. तो ये सारे मेथड से ना थोड़ा क्विक हो गया काम और हाई प्रोडक्टिविटी हुई. हाई प्रोडक्टिविटी हुई, क्विक हुआ, ये सारा बहुत अच्छा था. इनफैक्ट अगर हम रेशो देखें, दोनों का कंपैरिजन करें ट्रेडिशनल मेथड से, जहां ऑन द सेम लैंड 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर हमें अनाज मिल रहा था, वहीं अब MFM पे 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर हमें मिलने लगा. वाओ, सच अ बिग शूट, नाइस, अच्छी बात है. बट अच्छी बात उतनी थी नहीं, क्योंकि इतना ओवर प्रोडक्शन हो रहा था. देखिए, किसान पहले ये था कि उतना उगाता था लैंड पे कि उसका भी साल भर का काम चल जाए, और अगर कुछ बचे, दैट मीन्स सरप्लस कुछ बचे, तो वो आसपास के गांव में या मार्केट में जाके बेच दे. ये एक नॉर्मल प्रोसीजर था. लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इंसान थोड़ा लालची हो गया. MFM की वजह से उसको प्रोडक्शन भी हाई मिल रहा है. तो अब क्या होगा भाई, हमने तो अपने लिए बचा लिया है, स्टोर कर लिया है, बट अभी भी इतना ज्यादा अमाउंट है ना कि यार कहाँ बेचे. एक तो ये सरदर्दी हो गई थी, क्योंकि हर कोई कर रहा था MFM यूज, तो सरदर्दी ये भी थी कि अब क्या कर सकते हैं भाई, इतना बच रहा है, इतना बिक नहीं रहा, क्योंकि जिस दाम पे मैं बेच रहा हूँ उसी दाम पे मेरा पड़ोसी भी बेच रहा है, किसका तो उतना मुनाफा नहीं हो रहा है. दूसरा, नेचर को बड़ा नुकसान हुआ. इंसानों को तो हुआ ही हुआ, नेचर को जो नुकसान हुआ, देखिए ये जितने भी MFM में यूज होने वाली जो टेक्निक, जो केमिकल्स, जो सीड्स थे ना, एक तो ये वाले सीड ना हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की रिक्वायरमेंट है, दे नीड मोर वाटर, ज्यादा पानी लगता. क्यों? केमिकल्स, देखिए एज कम्पेयर टू जो ट्रेडिशनल था इसकी रिक्वायरमेंट थी ज्यादा बायोलॉजिकली, बिकॉज दे आर मॉडिफाइड. एंड केमिकल्स जो यूज किए, केमिकल की यूज करने की वजह से ना सॉइल जो थी वो पॉल्यूट हुआ, अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूट हुआ. अब आप कहेंगे ऐसे कैसे अंडरग्राउंड वाटर पहुंच गया. देखिए, सॉइल है, सॉइल नीचे नीचे जैसे बारिश हुई, आपने इरिगेशन किया, तो वो पानी के साथ धीरे धीरे धरती में ही तो समाएंगी ना चीजें. एंड ये भी हो रहा था, केमिकल्स आप दे रहे थे, वो इजीली पानी में डिसॉल्व हो रही थी. ठीक है, तो प्लांट्स को तो चाहिए, प्लांट तो ज्यादा से ज्यादा लेगा, और इस वाले सीड की वजह से तो ज्यादा से ज्यादा खींच लेता था न्यूट्रिशन प्लांट्स. तो सॉइल में कहीं ना कहीं सॉइल गेट डिप्राइव, कमी आने लगी. फर्टिलाइजर्स की वजह से टॉक्सिक, हमारा जो वाटर है, वाटर बॉडीज भी टॉक्सिक होने लगी. एंड जो हमारे माइक्रोब्स थे, नेचुरली प्रेजेंट माइक्रोब विच आर बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ ऑफ सॉइल, रिक्वायर्ड फॉर द, आपके सीड को तोड़ने के लिए जरूरत होती है, सारे ना खत्म होने लगे. तो कुल मिला के नुकसान सिर्फ किसान का नहीं हुआ,
नेचर का भी बहुत नुकसान हुआ ड्यू टू दिस MFM। सो अच्छी टेक्निक थी, बट हाँ अगर लिमिटेड और सही तरीके से यूज की जाती तो अच्छी थी। ओवर यूज किसी भी चीज का बुरा होता है। चलिए अब आती है बात कि अब ये बात आती है, ये सारा कुछ ना कहानी क्यों चल रही है, प्रोडक्शन के लिए तो चल रही है ना। किसानों ने क्या किया है, प्रोडक्शन किया है। प्रोडक्शन किसका किया है, अनाज का किया है। अलग अलग तरह के खारिफ एंड राबी दोनों मिला के क्रॉप्स प्रोडक्शन ही हो रहा है। अब इस प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें एक्चुअली रिक्वायर्ड होती हैं, उन चीजों को हम कंबाइनली फैक्टर्स कहते हैं। नाउ दीज फैक्टर्स आर इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन, बेसिक फैक्टर जो होता है लैंड, ठीक है, लैंड, वाटर, मिनरल्स। ऑफ कोर्स लैंड की तो आप चाहे इंडस्ट्री लगा लीजिए, चाहे आप फार्मिंग कीजिए, लैंड की अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट होती है। सो एज ऑफ वाटर। अब आप सोचेंगे मिनरल्स की क्यों जरूरत है। मिनरल्स की जरूरत देखिए, कॉपर क्या है, कॉपर इज अ टाइप ऑफ मिनरल, कोबाल्ट इज अ टाइप ऑफ मिनरल, निकल इज अ टाइप ऑफ मिनरल, एंड दीज ऑल मिनरल्स आर एक्चुअली required for the production of electricity. कॉपर वायर्स, कोबाल्ट, निकल, ये सारे क्या है, मिनरल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज होते हैं। दैट्स व्हाई बेसिक रिक्वायरमेंट। नाउ सेकंड इज लेबर, वेदर इट इज अ फार्मिंग केस और इंडस्ट्री का केस, आपको लेबर की जरूरत होती है। अब लेबर भी ना दो तरीके, एक तो होते हैं पढ़े लिखे, दूसरे होते हैं वर्कर्स। पढ़े लिखे वो होते हैं जो कि काम करवाना जानते हैं, मैनेजमेंट जानते हैं। वर्कर वो है जो कि अपना हार्ड वर्क देंगे, मैनुअली करेंगे सारी चीजें। थर्ड वन इज कैपिटल। कैपिटल इज एक्चुअली ऑफ फर्दर टू टाइप। फर्स्ट वन इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इंक्लूड लाइक आपका मनी, ठीक है, रॉ मटेरियल। ये ऐसे कैपिटल्स होते हैं जो कि एक बार अगर आपने लगा दिए ना तो ये खत्म हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम। पैसा हो, रॉ मटेरियल हो, ऑफ कोर्स प्रोडक्शन बढ़ेगा तो खत्म होंगे। Another type of capital is a fixed capital. Fixed capital में आते हैं आपकी टूल्स, आपके मशीनरीज, which is a fixed. आपने एक बार लाके रखा है, अब वो सालों तक चलेंगे। मशीन को इंस्टॉल करा दिया आपने, अब वो सालों चलेगी। That's why it is called as fixed capital. And both these capital combinedly called as physical capital. Now there is another type of capital which is called as non-physical capital. Non-physical capital actually हमारी सोच है, दिमाग, बंदे का ना दिमाग है, दिमाग भी नहीं, उसका इंटेलेक्ट कहना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। क्यों ऐसे कह रही हूँ, देखिए हम आप कोई भी हो, कुछ भी आप करना चाहते हैं, कोई बिजनेस लगाना चाहते हैं, कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। बिना ऐसे तो नहीं कि हाँ मैंने इंकी पिंकी पोंकी किया मैं करना शुरू कर दूं, ऐसा तो नहीं होता है ना। वी एटलीस्ट बैकग्राउंड तो हो, थोड़ा बहुत पता तो हो, तो नॉलेज होना इज गुड। एंटरप्राइज प्लान, प्रोजेक्ट प्लान होना चाहिए, प्लानिंग की हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, ठीक है, क्या हम करने जाएंगे, तो ये सारी चीजें भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ये भी एक रिक्वायरमेंट है फॉर द प्रोडक्शन। एंड दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल। आजकल इस नॉन फिजिकल कैपिटल को हम ह्यूमन कैपिटल भी कहते हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट एक्चुअली रिक्वायर्ड under the production, for the production of any type of resource or goods. Now एक दो चीजें और हैं जो आपसे जल्दी से मैं डिस्कस कर लेती हूँ, इस चैप्टर से रिलेटेड है। यहाँ पे ना एक चीज और थी जो बिल्कुल ये वाला तबका था, लेबर फार्मर्स, ये थोड़ा ना ज्यादा दुखी रहते हैं। क्यों दुखी रहते हैं? क्योंकि एक तो इनके पास एजुकेशन की कमी है, ठीक है, एजुकेशन की कमी होने के साथ साथ इनके पास ऊपर वाले ने वैसे ही झड़ी मार रखी है कि पैसा भी कम है, तो ये ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। गांव में ना जो मनी लैंडर्स लाइक कह लीजिए क्या होते हैं वो लोग जो पैसा देते हैं और गिरवी रख देते हैं। अब लाइक मैं गरीब हूँ, मैं अपना खेत का कुछ पार्ट आपके पास गिरवी रख देती हूँ, आप मेरे को पैसा तो दे दोगे एट द टाइम ऑफ नीड, बट आप फिर वो उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा, जैसे कि चैप्टर में 24% मेंशन है इंटरेस्ट, दैट इज अ क्वाइट बिग नंबर। तो उस केस में क्या होता है, ये वाला क्लास ना वो उसको पटा ही नहीं पाता, मतलब इक्वली नहीं कर पाता, दे ही नहीं पाता है, और जीवन पूरा हो जाता है, फिर उनके बच्चों पे आ जाता है ये बोझ। सो उस केस में ना एक्सप्लॉयटेशन होता है। सो लेबर की है तो कैटेगरीज, बट एक क्लास का ना एक्सप्लॉयटेशन बहुत है। ऑफ कोर्स देयर इज अ फ्लो ऑफ मनी, ये वाला क्लास है, ये वाला क्लास इनको देगा, ये अपने मार्केट में जाके रिसोर्सेज लेंगे,
तो फ्लो हो रहा है, बट साथ साथ एक्सप्लॉइटेशन भी हो रहा है। अच्छा, एक चीज और है, क्योंकि इनकी पूर्ति फार्मिंग से नहीं अकेले हो पाती है, तो साथ साथ में नॉन फार्मिंग चीजें भी करते हैं। मतलब क्या, अकेले एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट ना होके, यहाँ पे देखिए क्योंकि मैंने 75% लिखा था, कुछ और भी तो काम चल ही रहा होगा ना, तो ये साथ साथ में कुछ और भी काम कर रहे होते हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, या फिर लोग बाग जानवर पालते हैं तो डेयरी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये और भी अफेयर्स हैं जो कि चल रहे होते हैं पैरेलली फॉर द वेलबींग, फॉर द सर्वाइवल, ठीक है। एंड दोज हु आर रिच, उनके पास पर्याप्त है। देखिए प्रोडक्शन में अभी हमने बात की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो पैसा तो लगेगा। तो जो गरीब लोग हैं वो तो अमीरों से पैसा उधार ले लेते हैं, बट जो अमीर होते हैं ना, उनके पास ऑलरेडी इतना स्टोर्ड पैसा होता है, उतना जमा पूंजी होती है कि वो उसको हमारे अपने जीविका के लिए भी यूज कर लेते हैं, साथ ही साथ वॉट एवर रिक्वायरमेंट विल कम इन द प्रोडक्शन वो उसमें भी यूज कर लेते हैं। साथ ही साथ उसका क्या करते हैं कि और भी दूसरों को भी दे रहे हैं। तो सिंपली इकोनॉमिक्स चल रही है। इस पूरे चैप्टर में का जो अल्टीमेट मोटो था ना, इट्स इकोनॉमिक्स, दैट इज द फ्लो ऑफ वेल्थ फ्रॉम वन टू अनदर स्टेज एंड इट्स अ साइकिल, ये वापस आ रही है, ठीक है, चल रही है, बह रही है, वापस आ रही है एज पर द नीड ऑफ इंडिविजुअल वन। सो दिस इज व्हाट this chapter is trying to make us understand about economics. I hope ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो प्लीज अच्छे कमेंट्स करिएगा, नहीं आया होगा तो कम ही बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।